सेकेंड वेव में नंबर्स तो गिरते नजर आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के चंगुल से अब तक आजादी मिलती नजर नहीं आ रही। खतरा जताया जा रहा है कि जुलाई तक देश को तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है और इस लहर में निशाना बनेंगे मासूम बच्चे। महाराष्ट्र और मुंबई जैसे राज्यों में तीसरी लहर से बचाव की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन क्या यह तैयारी काफी है? लेकिन इस पर भी राजनीति हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दूसरी लहर में हम उबरे भी नहीं कि देश की देहरी पर खड़ा है कि तीसरी लहर का सामना वो कैसे कर पाएंगे और अपने बच्चे, खासकर अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे। आज हमारे अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट होंगे हमारे साथ, उनसे तमाम खबरों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। एक लहर थमी नहीं कि दूसरी सुनामी के ज्वार भाटे उठते दिखने लगे। मुनादी हो रही है, खबरदार किया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और खतरा बताया जा रहा है तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होने का। So the problem is that these children, they are not only prone to get the disease, but they also spread it very fast. The peculiarity of children is that their transmission is much faster and it lasts longer. जो बच्चे अभी तक कोरोना से थोड़े बचे थे, अगली लहर उनके लिए घातक हो सकती है। बच्चों पर तीसरी लहर के खतरे के पीछे वजह माना जा रहा है सिंगापुर में सामने आए कोरोना के वेरिएंट को, जो बहुत तेजी से फैलने वाला है और बच्चों के इम्यून सिस्टम पर सीधा हमला करने वाला माना जा रहा है। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट की तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इशारा किया है। एक ट्वीट में केजरीवाल ने कहा, सिंगापुर से आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल रद्द हों। बच्चों के लिए विकल्पों पर प्राथमिकता से काम हो। केजरीवाल के इस ट्वीट पर सिंगापुर सरकार आग बबूला हो गई। ऐतराज कोरोना के नए अवतार को सिंगापुर वेरिएंट बताने पर सिंगापुर सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर ली। भारत के विदेश मंत्री को कहना पड़ा कि एक मुख्यमंत्री की राय को देश की राय न माना जाए। सरकार जो है वो भी भारत सरकार से जवाब तलब कर रही है। ये ख्याल कहाँ से आया सर, ये जानकारी कहाँ से आई, क्या कहना है दिल्ली सरकार का इस पर? इसका बता दें कि ऐसा कोई स्ट्रेन है ही नहीं। देखिए, स्ट्रेन तो इस टाइम कोरोना के बहुत सारे स्ट्रेन हैं। हाँ। जैसे जैसे म्यूटेट होता रहता है वैसे स्ट्रेन का नाम अलग अलग रखा जाता है। तो इंडिया में कई सारे स्ट्रेन इस टाइम चल रहे हैं, तो जीनोम सीक्वेंसिंग से पता लगता है। तो शाम तक इसको इस कूटनीतिक और राजनीतिक तनातनी से परे एक खतरा तो जिंदा है कि तीसरी लहर हमारे बच्चे को चपेट में ले सकती है। बच्चे तो ठीक से अपनी तकलीफ भी नहीं बता सकते, वो इस खतरनाक वायरस से कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये चिंता का विषय है। आज तक तो कोई बात कर रहा है कि नया स्ट्रेन यहां पर आ गया है जो बच्चों के लिए हावी हो सकता है, बच्चों के लिए खतरा हो सकता है। कोविड, पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स पर भी कई सारे लोग बात कर रहे हैं कि कोविड से ठीक होने के बाद भी स्थिति वही कायम है और डेथ रेट भले ही कम है, मोर्टेलिटी रेट भले ही कम है, मृत्यु दर भले ही कम है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें, अगर पूरे नंबर्स देखें तो मृत्यु ज्यादा संख्या में हो रही है। आखिरकार इस लहर से कैसे निपटा जाए और तीसरे लहर से किस तरीके से बचा जा सकता है। मुंबई की भी काफी तारीफ हुई थी इस बारे में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इसकी काफी तारीफ की थी। तो हमने सोचा कि मुंबई के कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज रहेंगे, उनसे हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल पंडित, ये हेड है क्रिटिकल केयर विभाग के फोर्टिस हॉस्पिटल से और उसके साथ साथ महाराष्ट्र टास्क फोर्स के मेंबर रहे और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो एक टास्क फोर्स बनाई है उसमें भी इनकी नियुक्ति की गई है। डॉक्टर शशांक जोशी हमारे साथ है, वो भी महाराष्ट्र के कोविड टास्क फोर्स के मेंबर है और कोविड के पहले वेव से इस मामले में काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ डॉक्टर मुफज्जल लकड़ावाला है, ये लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुंबई में पहला जो कोविड सेंटर बना था, जो ग्राउंड कोविड फैसिलिटी बनाई गई थी एनएससीआई डोम में, उसके ये प्रमुख थे और उन्होंने कोविड के लिए काफी काम किया हुआ है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर पंडित से। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह की जा रही है, आज ही इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर। क्या सिंगापुर स्ट्रेन सचमुच में इतना बड़ा खतरा बनकर सामने आया है? क्या हम ये मान सकते हैं कि लगातार जो कोविड के वायरस में बदलाव हो रहे हैं, जो म्यूटेशंस हो रहे हैं,
उससे यह खतरा बढ़ता ही जा रहा है? और सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर क्या स्थिति है फिलहाल, इसके बारे में हम कह सकते हैं? नमस्ते साहिल जी। ऐसा है कि वायरस, अब जैसे हम हमारे कपड़े बदलते हैं वैसे वायरसेस जो है अपना जो है जीनोम बदल के वो म्यूटेट हो जाते हैं। तो म्यूटेशन होना कोई नई बात नहीं है, ये वायरस का स्वभाव है, ये वायरस का गुण धर्म है। और जैसा ही म्यूटेट होगा तो कोई जो नया जो स्ट्रेन बनेगा वो ज्यादा इन्फेक्शियस होगा, या तो ज्यादा घातक होगा, या उल्टा भी हो सकता है, कम इन्फेक्शियस भी हो सकता है, कम घातक भी हो सकता है। सिंगापुर स्ट्रेन के बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा कि इसके बारे में क्या बच्चों को इफेक्ट कर रहा है या ये ज्यादा घातक है या एडल्ट को इफेक्ट कर रहा है। इसके बारे में मेरी कोई एपिडेमियोलॉजिकल पेपर मैंने कोई पब्लिश हुआ देखा नहीं है कि उसके बारे में मैं कोई कमेंट कर सकूं। पर ये जो हम जो तीसरे लहर के बारे में या बच्चों के बारे में जो कह रहे हैं वो सतर्कता जता रहे। सतर्क रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहले और दूसरे वेव के बीच में हम लोग जो है आंकड़े बहुत जल्दी से सेकेंड वेव में बढ़ गए, तो हम लोगों को थोड़ा सा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी भारी तनाव पड़ा। ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ, दवाइयों का प्रॉब्लम हुआ, बेड्स का प्रॉब्लम हुआ। तो इस वक्त जो है हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि इस वेव को तो निपटे, पर अगली वेव के लिए हम पूरी तरह से सतर्क रहे और तैयार रहे। इस वजह से ये जो ये बातचीत हो रही है कि हमको अगले वेव में कौन सी वनरेबल पॉपुलेशन है, हाई रिस्क पॉपुलेशन है, उसको जो है अभी से हमको तो उसके बारे में तैयारी करना जरूरी है। डॉक्टर पंडित कह रहे हैं कि अभी तक इस तरीके से एपिडेमियोलॉजी का कोई पेपर आया नहीं है कि सिंगापुर जो स्ट्रेन है वो काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन इससे पहले ही डॉक्टर जोशी बयानबाजी इसको लेकर शुरू हो चुकी है। दिल्ली में साफ तौर पर वो कह रहे हैं, दिल्ली सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुद ट्वीट करके इसके बारे में बात रखी है कि सिंगापुर वायरस जो स्ट्रेन है म्यूटेशन के बाद आया हुआ वो खतरनाक है, बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। क्या ये हम मान के चले? क्योंकि हमने देखा था महाराष्ट्र में भी जब दूसरी वेव शुरू हुई थी तब विदर्भ स्ट्रेन की बात की जा रही थी जो फास्ट जल्दी फैलता है, और इसकी बात की जा रही थी, और अब सिंगापुर स्ट्रेन की बात की जा रही है। तो कितना इस स्ट्रेन को हमको इंपॉर्टेंस देना चाहिए? और जैसे डॉक्टर पंडित कह रहे हैं कि अभी तक तो कोई पेपर नहीं है, लेकिन क्या सचमुच में नया स्ट्रेन है, ज्यादा खतरनाक है? क्या उसके बारे में कोई बातचीत हुई है इस सर्कल में? जी, पहली चीज है कि कोविड का कोई भी स्ट्रेन कोई भी ज्योग्राफी से लिंक नहीं, और उससे कोई भी प्रांत से जुड़ना बेबुनियाद है और गलत है। कोई भी प्रांत का स्ट्रेन नहीं होता है, कोविड वायरस को कोई प्रांत दिखता नहीं है। तो ये बताना बहुत गलत है कि विदर्भ में है या सिंगापुर में ये स्ट्रेन कोविड वायरस का है। और कोविड वायरस जैसे राहुल जी ने बताया वो कपड़े बदलते रहता है, ये स्ट्रेन आते जाते रहते हैं। लेकिन 2-3 चीज आपको मायने में रखना पड़ेगा। पहले वेव में जैसे स्ट्रेन आया था वो हर टाइप में, हमारा जो कोविड वायरस है कोरोना आरएनए वायरस है, उसका एक कवरिंग रहता है, उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन रहते हैं। स्पाइक प्रोटीन के कोई अमाइनो एसिड्स में थोड़ी बदलाव होते रहते हैं और उसको बोलते हैं ग्लाइको आरएनए, और ये चेंजेस होते रहते हैं। और इसकी जो होती है उसमें से हजारों स्ट्रेन में से अलग अलग टाइप्स में से आते रहते हैं पूरे दुनिया भर, और उसमें से कोई स्ट्रेन जो है उनको बोलते हैं वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। ये जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है उनको नंबर दिया जाता है। जैसे कोई प्रांतों में P1 है, कोई प्रांतों में 617.1.2.3 है, ऐसे अलग अलग प्रांतों में उनकी संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन उसके लिए प्रांत का उसको टाइटल देना ये बेबुनियाद गलत है। अभी जितने शोध निबंध है पबमेड पे, उसमें कहीं पे भी जिक्र हुआ नहीं है कि सिंगापुर में कोई टाइप का ऐसा स्ट्रेन बताया गया है और वो बच्चों में घातक है। पहली चीज तो मैं ये जो करंट वेव चल रही है उसमें जो भी स्ट्रेन है वो स्ट्रेन स्प्रेड फास्ट होता है, यानी ट्रांसमिसिबिलिटी उसकी ज्यादा है, लेकिन वो रिकवरी भी उतना ही फास्ट होता है और उसकी जो विरुलेंस है, तीव्रता है, वो शायद कम होती है। तो उससे होने वाली जो घातकता है थोड़ी शायद कम हो सकती है, लेकिन उसमें अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं, वेरिएशन होते हैं। तो पहली चीज है कि बिल्कुल पैनिक और डरने की बात नहीं है। दूसरी चीज है कि इसमें हमको 2 ही चीज की याद रखनी चाहिए कि जैसे जैसे हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे जाएगा और जैसे जैसे हम बुजुर्गों को वैक्सीनेट करेंगे, डॉक्टरों को वैक्सीनेट करेंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट करेंगे, जैसे जैसे हम हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको वैक्सीनेट करेंगे, तो अभी तक जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है वो 18 साल के ऊपर का है। तो जैसे ये पॉपुलेशन को हम कवर करेंगे तो छोटों बच्चों में स्ट्रेन होने की शक्यता आ सकती है, वो नॉर्मल कोविड की, और बच्चों में खुद की प्रतिकार शक्ति रहती है। ये वेव में भी सिर्फ 3% महाराष्ट्र में बच्चों में बिलो 10 ईयर्स को कोविड हुआ था, पहले वेव में 1% हुआ था। तो ये वेव में नंबर ज्यादा होने के कारण ये नंबर ज्यादा है। तो इसलिए ये भी जताना
और डरा ना कि तीसरे वेव में बच्चों में हो सकता है, उसके ऊपर ठोस सबूत कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, इसलिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वहां पे तैयारी करेंगे, क्योंकि सपोज कोई ऐसी तीसरी लहर में ये पॉपुलेशन में आता है तो हमको कॉट ऑफ गार्ड नहीं होना चाहिए, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, कहीं से कोई स्ट्रेन आता नहीं है, क्योंकि सब स्ट्रेन का एक ही इलाज है, डबल मास्क पहनना। आप डबल मास्क पहनेंगे, डिस्टेंस रहेंगे, क्राउड में नहीं जाएंगे, तो ये स्ट्रेन की बात करना बिल्कुल बेबुनियाद है। अच्छा, जितने अपने पास जो वैक्सीन थे वो वैक्सीन सब स्ट्रेन पे काम करते हैं, तो इसके लिए भी उसका डरने का कोई बात नहीं है। तो इसलिए मेरे को ये जो डाइग्रेशन है, डाइवर्जन है, ये करना नहीं चाहिए, साइंटिस्ट पे छोड़ना चाहिए, जीनोम साइंटिस्ट पे छोड़ना चाहिए। भारतवंश में सबसे दुनिया के अव्वल दर्जे के जीनोमिक साइंटिस्ट है, उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। और जीनोमिक साइंटिस्ट भी जब स्ट्रेन देखते हैं तो उससे क्लिनिकल कोरिलेशन होना चाहिए। वो कोरिलेशन अभी भी जुड़ा नहीं है कोई भी स्ट्रेन में भारत, लेकिन तो जब तक वो क्लिनिकल और जीनोमिक कोरिलेशन होने के बाद उसका पेपर और प्रयोग के बाद वो पब्लिश नहीं होगा, तब तक ये कहना बहुत गलत होगा। ठीक है, कोई डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, डॉक्टर जोशी कह रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट यहां पर कह रहे हैं कि कोई डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। सिंगापुर या किसी जगह का नाम लेकर स्ट्रेन हो रहा है, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, और जो बाकी बातें फैलाई जा रही है वो अननेसेसरी लोगों में डर फैला सकती है। लेकिन क्या हमारे देश में जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर उतने रिपोर्ट स्टडी किए जा रहे हैं? क्या हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में क्या फर्क है, किस तरीके से सेकेंड वेव इतने जल्दी फैला और एक तरीके से हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे उसको पकड़ने में? क्या ये तैयारी हमारे देश में है क्या डॉक्टर पंडित? देखिए, तैयारी है, और जब भी हमें ये पता लग रहा है कि ये जो स्ट्रेन्स है, जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स है, उसके बारे में हमें पता चल रहा है, तभी आईसीएमआर जो है डाटा रिलीज कर रही है। महाराष्ट्र में भी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, उन्होंने भी पहले जो विदर्भ से जो स्ट्रेन पाए गए थे उस स्ट्रेन के बारे में भी बताया था और उसके बारे में भी सतर्क किया था। तो हमारी स्टडीज हो रही है। अभी आप बिल्कुल ये कह सकते हो कि कोई दूसरे देश में इतने हजार स्ट्रेन, इतने हजार जीनोम सीक्वेंसिंग होते हैं, हमारे देश में इतने नहीं हो रहे। पर हम पॉपुलेशन अगर हमारा देखें तो परसेंटाइल वाइज वी आर लिटिल बिट लेस, पर हमारा जो स्ट्रेन सीक्वेंसिंग और जीनोमिंग है वो चालू है। हाँ, बढ़ने की हमेशा हर चीज में इंप्रूवमेंट की कोशिश कर सकते हैं और उसमें भी करनी चाहिए, पर तैयारी है। इस वक्त आप देखो तो केंद्र सरकार से लेके हर राज्य सरकार में जो है जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है कि हम लोग इसको किस तरह से, इस करंट वेव को किस तरह से टैकल कर सके, और इसके बारे में जो आगे की जो जाके दूसरी या तीसरी वेव की जरिए जो बात हो रही है उसको हम कैसे रोक सके। हमको जो है तीसरी वेव को रोकने के लिए, जैसे डॉक्टर जोशी साहब ने बताया कि हमको डबल मास्किंग की बात करनी है। डबल मास्किंग की बात हम लोग कम से कम 2-3 महीने से कर रहे हैं कि सब लोग डबल मास्क पहनिए, और उसका जो है ट्रांसमिसिबिलिटी हम रोक सकते हैं। हम आगे जाके ये पक्का पता नहीं है किसी को भी कि ये थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, ये सिर्फ अनुमान है। हम अनुमान लगा रहे हैं दूसरे देशों को देख के कि जो अमेरिकी कॉन्टिनेंट में या यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जो हुआ उसी तरह से या क्या भारत में भी हो सकता है कि नहीं। तो हमें जो है ये सतर्कता रखनी है। मैं यही फिर से वही बता रहा हूँ, डरने की बात नहीं है, पर हमको सतर्क रहना जरूरी है, हमको तैयार रहना जरूरी है, ताकि अगर भगवान ना करे कि हमको थर्ड वेव आ गई तो एक तो हम उसकी जो है पूरी घातकता बहुत कम कर सके अभी से अगर प्रयास करेंगे तो, और दूसरी बात हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वही रिपीट कर रहा हूँ फिर से। ठीक है, घातकता कम करने के लिए मास्क के साथ साथ एक और बड़े हथियार है वैक्सीनेशन का, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा ही, और उसके साथ साथ एक और चीज के बारे में आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से सेकेंड वेव जो शुरू हुआ था महाराष्ट्र के अमरावती से शुरू हुआ था और उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र को उसने अपने चपेट पे ले लिया था। लेकिन इस वक्त एक अहम बात यह भी करना बहुत जरूरी है कि पहले वेव में और दूसरे वेव में फर्क यह दिखाई दे रहा है कि दूसरे वेव में पोस्ट कोविड जो दिक्कतें खड़ी हो रही है उसके वजह से लोगों के मरने की संख्या भी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर लकड़ावाला, आपने जो कोविड फील्ड हॉस्पिटल है वो चलाया हुआ है, क्या आपके नजर में पोस्ट कोविड जो इश्यूज खड़े हो रहे हैं आज की तारीख में, उसके वजह से जो लोगों की मौतें हो रही है, क्या वो ज्यादा आपको सेकेंड वेव में दिखाई दे रही है, और उस पर अब कैसे काबू होना चाहिए उसके बारे में बताइए। साहिल, पहले तो दो तीन चीजें हैं पहले वेव और सेकंड वेव में। पहली वेव जब आई थी
तब हम लॉकडाउन की स्टेट में थे, तो इतनी तेजी से नहीं फैला था। सेकेंड वेव जब आई थी तो हमारी पूरी कंट्री ओपन हो चुकी थी। तो इसके लिए जो तेजी से ये बढ़ा है, और जितने नंबर्स जो हमें पहले 3 महीने लगे थे वो नंबर्स पहुंचने के लिए, वो हम प्रॉब्ली 2 हफ्ते या 3 हफ्तों में पहुंचा है। तो इसके लिए हमारी जो संस्थाएं थी, हॉस्पिटल बेड्स थी, आईसीयू रिक्वायरमेंट्स थी, दवाइयों की जरूरत थी या ऑक्सीजन की जरूरत थी, बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके लिए हम थोड़े पीछे आए। दूसरी चीज ये देखी गई तो पहले वेव में ज्यादा करके बीमारी ओल्डर लोगों में या जिनकी उम्र 50 से ऊपर की थी, जो उनको रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा थे। फिलहाल सेकेंड वेव में क्योंकि बाहर जाके लोग काम कर रहे हैं, तो 30 से 50 की आयु के बीच के लोग भी काफी अफेक्टेड हो चुके हैं। जैसे कि डॉक्टर शशांक जोशी ने बताया कि पहले वेव में सिर्फ 1% बच्चों को ये वायरस हुआ था। अब महाराष्ट्र में देखा गया कि 3% बच्चों को ये वायरस, और जिनको बच्चों को हुआ भी है तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स शायद बढ़ गई है। तो ये फर्क है पहले और सेकेंड वेव में। सेकेंड वेव में ये भी देखा गया है कि अब वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, तो वैक्सीनेशंस के चलते भी, वैक्सीनेशंस के पहला किसी ने 1 डोज लिया रहता है, किसी ने 2 डोज लिए रहते हैं, तो उसके चलते क्या हो गया है कि अस्पताल जाने का दर थोड़ा कमती हो गया है, सिवियरिटी बीमारी की थोड़ी कमती हो गई है। वेरिएशंस तो हमेशा रह गए। तो जैसे कि इतने तो वरिष्ठ डॉक्टर ने पहले भी बताया है कि हमें तैयारी गंभीरता के लिए करनी चाहिए, जो भी सबसे वर्स्ट है उसके लिए करनी चाहिए, लेकिन हमें प्रार्थना ये करनी चाहिए कि शायद वो थर्ड वेव आए ही ना, और आए तो भी हमारे बच्चों को अफेक्ट ना करे जिस प्रमाण से हम तैयारियां कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम जैसे सेकेंड वेव आया है, जिस तेजी से बढ़ा है, अगर तीसरा वेव आए तो हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि डबल मास्किंग डॉक्टरों ने बताया, वैक्सीनेशन बहुत ही जल्द प्रमाण पे हमें जितनी ज्यादा लोगों को करनी चाहिए, तो कि ये तीसरा वेव आए ही ना। जैसे कि आप मानोगे कि यूएस और यूरोप में उन्होंने मास्किंग भी छोड़ दी है, क्योंकि उनकी प्रोपोर्शन इतने लोगों की वैक्सीनेट हो चुकी है। माना जा रहा था कि कोविड के खिलाफ अगर जंग चल रही है तो राजनीति को कुछ दिन तक छुट्टी मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ कभी प्रोटोकॉल पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है तो कभी टूल किट का जन बाहर निकल कर आता है। तो कोविड के बीच में आखिरकार राजनीति किस तरीके से चल रही है, देखते हैं ये रिपोर्ट। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि कुछ दिनों पहले पीएम और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत ने प्रोटोकॉल पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी। आज वही प्रोटोकॉल जंग एक बार फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार किरदार बदल गए। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीएम से बातचीत लाइव टेलीकास्ट हुई, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। केजरीवाल की चर्चा टेलीकास्ट करने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए, तो इस बार आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। आज की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य टीवी पर लाइव प्रसारित हुआ। पिछली बैठक में सीएम केजरीवाल के लाइव प्रसारण पर आपत्ति थी कि प्रोटोकॉल तोड़ा गया। आज के प्रोटोकॉल में लाइव ब्रॉडकास्ट की इजाजत थी। कैसे पता चले कि कौन सी बैठक से लाइव प्रसारण हो सकता है और कौन से में नहीं? हर जिले के एक और पीएम के लाइव टेलीकास्ट पर सियासत हुई, तो दूसरी ओर पात्रा कांग्रेस पर हमलावर हो गए। पैनल डिस्कशंस कॉल द प्रोजेक्ट एज मोदीज पर्सनल हाउस। और मैं एक डिबेटर हूं, मैं हर दिन डिबेट में जाता हूं पार्टी की तरफ से, और हर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का यही कह रहा होता है, ये तो मोदी का घर है, ये तो मोदी का महल। और यही डिजाइन में लिखा हुआ है कि उसको मोदी का महल और मोदी का पैलेस और मोदी का घर बताइए। कुंभ और ईद में जिस प्रकार की कंपैरिजन करके धर्म को अपमानित और बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है, मैं इसमें कोई हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करूंगा, क्योंकि आज हिंदू मुस्लिम सभी सफर कर रहे हैं और सबका साथ, सबके विकास और विश्वास के साथ ही देश आगे बढ़ सकता है। मगर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की राजनीति, आप कुंभ को बदनाम करिए और ईद के विषय में कुछ मत कहिए, इस प्रकार की सोच हो सकती है किसी की? बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस एक टूल किट के जरिए इस संकट के वक्त में प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है
ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है, वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही है। आज भी 4000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है कोरोना को लेकर। टूल किट किसने बनाया? टूल किट बीजेपी तैयार करती है, विपक्ष उसका इस्तेमाल अगर ना करे तो क्या करे? कथित फर्जी टूल किट मामले में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ तुगलक रोड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची, जिसमें जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की गई है। उधर केंद्र सरकार के एक्शन को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर तंज मारा। मोदी सिस्टम में जितनी आसानी से सवाल उठाने वालों की गिरफ्तारी होती है, उतनी आसानी से वैक्सीन मिलती तो देश आज दर्दनाक स्थिति में ना होता। एक और कोरोना की मार झेल रहा देश, तो दूसरी ओर कोरोना पर जारी सियासत, जो देश में कोरोना की जंग को लगातार कमजोर कर रहा है। कोई भी राज्य हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी का राज हो, इंतजाम पूरी तरह से गुल है, लेकिन सियासत फुल है। आज तक ब्यूरो। तो हमारे एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि सिंगापुर स्ट्रेन के नाम से बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है, और उसके साथ साथ कोई ऐसी स्टडी या कोई ऐसा अभ्यास नहीं है कि जिससे हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सियासत अभी भी जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि उन्हें किसी नाम की चिंता नहीं है, तो उन्हें कोविड को लेकर होने वाले उपायों की चिंता है। देखिए मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं। आप देखिए कि लंदन में एक नया स्ट्रेन आया था पहले, उसके बारे में भी बहुत लोगों ने अलर्ट दिया था, साइंटिस्ट ने वार्न किया था, डॉक्टर्स ने वार्न किया था कि लंदन में एक नया स्ट्रेन आया है और उससे पूरी दुनिया को अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया और लंदन में आए उस स्ट्रेन की वजह से और भारत सरकार की लापरवाही की वजह से आज देश की हालत देखिए क्या हो गई है। जो अलर्ट यह समझने के लिए था कि हम अपने कुछ कदम उठाएं, उस वक्त भी भारत सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रही। लंदन में नया स्ट्रेन आया और आज हजारों लोगों की जान चली गई। कोई परिवार ऐसा नहीं बचा जिसके घर में कोई, जिसके अपने जिधर नजर उधर उसको डेथ न नजर आ रही हो। आज आप किसी भी पेरेंट्स से बात कर लीजिए, देश के पेरेंट्स से बात कर लीजिए, आप किसी भी आदमी से बात कर लीजिए, उससे पूछिए कि उसको सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है या अपने बच्चों की चिंता है। सारे माँ बाप कहेंगे कि हमें अपने बच्चों की चिंता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिंगापुर में इमेज की चिंता। तो आपने देखा कि पूरे देश में अब कहीं ना कहीं कोविड की दूसरी वेव में एक ब्रीदर मिल रहा है। केसेस घट रहे हैं। जो देश के हॉटस्पॉट्स हैं, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या बाकी राज्य हो, केसेस घट रहे हैं। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि हम कोविड की इस संकट से दूर जाने की स्थिति में आ चुके हैं? आगे जाकर हमको किस तरीके से इससे निपटना होगा, थर्ड वेव से हमको किस तरीके से अपने आप को बचाना होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है आईसीएमआर के पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर रमन गंगाखेडकर। डॉक्टर गंगाखेडकर, शुरुआत इसी से होनी चाहिए। दूसरी वेव का चित्र जो अभी दिख रहा है उससे समझ में आता है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर खास करके महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और केरला, यहां पर केसेस घट रहे हैं। राज्यों का कहना है कि हमारे यहां पॉजिटिविटी रेट भी घट रहा है। क्या यह सही चित्र माना जाए? क्या आज की स्थिति में हम उस जगह पर आकर पहुंचे हैं कि अब दूसरी वेव से हमें एक ब्रीदर मिल सकता है? इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि ये अच्छी बात है कि हमको कहीं डिक्लाइन दिख रहा है वो वेव के अंदर। शायद ये जो डिक्लाइन है ये ऐसे लगता है कि ये अर्बन एरियाज में अच्छे ढंग से पाया जा रहा है। हमको एक याद रखना पड़ेगा कि ये जो ट्रेंड है इसको हमको कंफर्म करना पड़ेगा कि रूरल एरिया में इसी किस्म का ट्रेंड हमको दिख रहा है क्या, क्योंकि रूरल एरिया में एक्सेस टू टेस्टिंग थोड़ा कम होता है, उनको हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी दिक्कत आती है। और हमको ये भी पता है
कि 80% ऑलमोस्ट 72% ऑफ द पॉपुलेशन ये रूरल एरिया में रहती है अपने देश के में भी। ये वेव जो सेकेंड वेव जो है वो भी उतनी ही काफी सीवियर रह चुकी है जितना अर्बन एरिया में रही। तो इसका मायना सिर्फ एक है, ये ट्रेंड तो अच्छा है लेकिन ये ट्रेंड को हमको कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या रूरल एरिया में भी इसी ढंग से ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है। 3 राज्य हैं जैसे ओडिशा है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश है और वेस्ट बंगाल है, वहां अभी भी ये इन्फेक्शन तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो स्टेट्स के अंदर डिक्लाइन नहीं दिख रही है। ये जो स्टेट्स हैं ये स्टेट्स में भी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। हमको उन पॉपुलेशन डेंस स्टेट में जहां ये अभी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसके ऊपर भी नजर रखना जरूरी रहेगा। एकदम हम अगर ऐसे समझ ले कि ये सेकेंड वेव जल्दी से कम हो जाएगी, इस ढंग से अगर हमने सोचा तो फिर पहले के वैसे कॉम्प्लेक्स स्टेज में हमने जाना नहीं है। ये हमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि उससे ही हम लोगों की जानें अच्छी ढंग से बचा पाएंगे। सर, ये सिंगापुर स्ट्रेन की बात की जा रही है। अब जब दूसरी वेव शुरू हुई थी तब विदर्भ स्ट्रेन की बात की जा रही थी, जो जिस तरीके से म्यूटेंट होता रहता है, म्यूटेशन होता रहता है वायरस में। अब जो है दिल्ली में सरकार कह रही है कि सिंगापुर स्ट्रेन आ चुका है। क्या ये एक कारण हो सकता है कि ये सेकेंड वेव में अभी जो केसेस हमको नजर आ रही है उसका, या यह स्ट्रेन से ज्यादा हम किस तरीके से उस चीज को हैंडल करते हैं वो ज्यादा जरूरी रहेगा? देखो, दोनों भी चीजें रह सकती है, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी के पास ये सबूत नहीं है कि क्या ज्यादातर केसेस ये वेरिएंट की वजह से आ रही है। इसका हमारे पास पूरा पुख्ता सबूत नहीं है। ये मालूम है वेरिएंट है, लेकिन क्या ज्यादातर इसी वेरिएंट से आ रहे इसका पता नहीं है। अब ये जब ऐसे हालात होते हैं तो इसमें अगर वेरिएंट की वजह से अगर तेजी से अगर वेव बढ़ रही है तो वो उतनी ही तेजी से कम होने का चांस बढ़ता है, क्योंकि हमने लॉकडाउन भी लगाया है। लोग भी इस टाइम पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या घर में ज्यादा रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक डर का माहौल चारों तरफ हो चुका है। लेकिन ये कहना कि शायद ये सिंगापुर के वेरिएंट की वजह से होगा, इसके लिए भी अभी तक तो कोई सबूत दिखा नहीं है। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि ये सिंगापुर वेरिएंट है क्या। लेकिन एक चीज हमको याद रखना है, ये वेरिएंट्स जहां से निकलते हैं उनके नाम से, वो प्रदेश के नाम से अगर हम बनाएं तो वो कितना सही रहेगा इसके ऊपर हमने सोचना चाहिए। क्योंकि ये जो विषाणु है चारों तरफ जो अलग अलग देशों में जब ये वेरिएंट्स पैदा हो रहे हैं वो वहां के म्यूटेशंस लेके और म्यूटेशंस दूसरे देशों में जहां ये तेजी से फैलाव शुरू होता है उस जगह पे और म्यूटेशंस जमा करता है। तो हमने उसको इसलिए जो आप नाम देखते हैं उनको लीनिएज के हिसाब से नाम दिया जाता है, क्योंकि वो कितना अपने लीनिएज से कितना दूर जा पा रहा है इसको देखने के लिए उनके नाम, जैसा आपने हमारे देश का देखा है B617.2 करके वेरिएंट हम बोलते हैं, उस ढंग से वो नामों से देखना चाहिए। वो सिंगापुर वेरिएंट है या नहीं है इसके बारे में पूरा पता अभी तो नहीं है। क्या बच्चों को ये ज्यादा अफेक्ट करेगा? क्योंकि बार बार ये बात निकल कर आ रही है। मैं एक और इंपॉर्टेंट बात पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले ये क्लैरिटी काफी जरूरी है कि बार बार ये बात आ रही है कि थर्ड वेव आएगी तो बच्चों को अफेक्ट करेगी। जो नया स्ट्रेन है क्या वो बच्चों पर ज्यादा असरदार होगा? फर्स्ट वेव में हमने देखा कि बच्चे पूरी तरीके से उससे दूर थे, ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था, लॉकडाउन का भी कारण हो सकता है। लेकिन नया स्ट्रेन बच्चों में ज्यादा अफेक्ट कर सकता है क्या? ये बात बार बार निकलकर सामने आ रही है। देखिए, जो कोई भी नया स्ट्रेन आता है वो सबसे पहले किसको इन्फेक्ट करेगा? जो वल्नरेबल है। अब वल्नरेबल पॉपुलेशन यानी क्या? या तो उसको नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका होगा तो वो वल्नरेबिलिटी कम होती है।
दूसरी बात, आप जब इस हालत में जब पहुंचते हैं तो आपको एक पता रहता है कि बच्चों में वल्नरेबिलिटी दोनों चीजों की वजह से नहीं है, क्योंकि उनको ना नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है ना उनके लिए वैक्सीन है, तो उनका प्रोपोर्शन ज्यादा दिखना इसमें कोई यानी नई चीज होगी ऐसी मुझे नहीं लगता है। लेकिन जब हम बच्चे बोलते हैं तो हमको एक डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, क्या हम वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी बच्चे बोल रहे हैं या 18 साल के नीचे के या 12 साल के नीचे के लोगों को बच्चे बोल रहे हैं, इसके बारे में हमने सोचना चाहिए। लेकिन ये जब हम सोचते हैं तो हमको ये भी याद रखना है कि हम सिर्फ बच्चों में ज्यादा दिखेगा ऐसा बोल के एक डर का माहौल तैयार हो जाएगा, और वो डर के माहौल के अलग अलग जो इम्पैक्ट होते हैं वो क्या होगी कि ये किसी को भी हो सकता है, ये बच्चों में भी दिख पाएगा। बच्चों में अगर दिखने का चांस अगर है तो मुझे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सुधार लाना चाहिए, इसके हिसाब से मैंने सोचना है। क्योंकि हमारे पास अभी एडल्ट आईसीयूज वो काफी है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बच्चों में अगर हम वो देखना शुरू करें तो बच्चों के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट्स की संख्या कम होती है, तो हमको उस चीज के बारे में गौर करना ये जरूरी रहेगा। और आखिरी में हमको एक याद रखना पड़ेगा, आज भी हम ये बीमारी आए या ना आए बच्चों में, लेकिन हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारे लिए अगले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि हेल्थ और लोगों को हेल्दी रखना ये हमारा सबसे बड़ा फर्ज होता है। तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि हमने थोड़ा कॉशियस रहना है। बच्चों में आ सकती है क्या? बच्चों में आ सकती है, लेकिन इसके डर की वजह से लोगों में जो डर पैदा होगा वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमको सबको ये हेल्थ सेक्टर में बच्चों को केयर करने के लिए इन्वेस्ट करना, इसकी जो अपॉर्चुनिटी है इसको मिस नहीं करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात इस बात को लेकर भी है, क्योंकि आप फिलहाल महाराष्ट्र में हैं, आप महाराष्ट्र से आते हैं, और सेकेंड वेव की शुरुआत जो हुई थी वो भी महाराष्ट्र में हुई थी अमरावती से, और तब इसके बारे में काफी चर्चा भी हुई थी। हम अब देख रहे हैं कि अमरावती में दोबारा केसेस बढ़ना शुरू हो गया है, एक एम शेप कर्व वहां पर दिखाई दे रहा है। ये थर्ड वेव की शुरुआत हम माने, या फिलहाल जो लॉकडाउन है उसमें कुछ गलतियां हुई है, उसके वजह से अमरावती में स्पेसिफिकली इस सेकेंड वेव का एक दूसरा हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है? क्या हम लेकर चले जो अमरावती में ट्रेंड फिलहाल दिखाई दे रहा है और जहां से सेकेंड वेव की शुरुआत हुई थी? नहीं, मैं एक चीज आपको बोलूंगा, थर्ड वेव है करके बोलना ये थोड़ा प्रीमैच्योर रहेगा। इसका कारण यह है कि इतने जल्दी, यानी जब सेकेंड वेव एकदम खत्म होने में अभी आ रही है तो इमीडिएटली जब थर्ड वेव शुरू होती है वो उसका शायद दूसरा भी मायना रहता होगा कि उनको टेस्टिंग का एक्सेस चारों तरफ यूनिफॉर्म नहीं है, जहां वो पहले गया नहीं था वहां ये विषाणु पहुंच चुका है, इसलिए वहां नए सिरे से केसेस दिख रहे हैं। या तो हम वो बोले, नहीं तो हम ये बता पाए कि इस नया विषाणु आ चुका है जिसको ज्यादा और अलग किस्म के म्यूटेशंस है, जिसकी वजह से वो और तेजी से बढ़ रहा है। नहीं तो तीसरी बात ये बता पाए कि क्या ये लोगों में कोविड एप्रोप्रिएट और लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। अभी तो चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है महाराष्ट्र में, तो हमको ऐसे समझना कि ये थर्ड वेव है, ये कितना सिग्निफिकेंट इंक्रीज है इसके ऊपर हमने देखना चाहिए। सिर्फ वो नजर से अगर देखे ग्राफ की तरफ तो उससे ज्यादा इंटरप्रेट करना है, यानी ये दोनों दो पीक दिख रहे हैं, ये इतना बराबर नहीं रहेगा ऐसे मुझे लगता है। उसको सही ढंग से मॉडलिंग करके देखना चाहिए। एक फर्क जो दिख रहा है जो फर्स्ट और सेकंड वेव में, वो ये कि एब्सोल्यूट नंबर्स में, मतलब अगर इन टोटलिटी देखे तो नंबर ऑफ डेथ्स, मरने वालों की संख्या सेकेंड वेव में हमको ज्यादा दिखाई दे रही है। वो हो सकता है कि नंबर ऑफ केसेस भी सेकेंड वेव में बड़ी संख्या में हमको दिखाई दी, भले मोर्टेलिटी रेट हमको कम दिखाई दिया, लेकिन अब भी जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, खास करके भारत में हमने देखा कि जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो काफी ज्यादा दिखाई दे रही थी। 4000 से ज्यादा डेथ भारत में दिखाई दे रही थी। महाराष्ट्र जैसे राज्य में करीब करीब 1000 डेथ पर डे हमको दिखाई दे रहा था, और वो ग्राफ जो है वो एक जंप ले चुका है। तो ये डेथ्स का कारण क्या आपको लगता है कि एब्सोल्यूट नंबर्स में ज्यादा जो डेथ हो रही है उसका कारण क्या लगता है कि ये इसका दोष म्यूटेशन पे जाना चाहिए,
या जो व्यवस्था हम तैयार कर पा रहे थे वो नाकाफी थी मौतों को रोकने के लिए, ये हम कह सकते हैं, या रूरल एरिया से ये नंबर ज्यादा आ रहे हैं? हमको फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में एक फर्क महसूस करना चाहिए। फर्स्ट वेव में जितने सेंटर्स किसी भी टाइम पॉइंट में थे, उससे ज्यादा टेस्टिंग का एक्सेस अभी हम लोग दे पा रहे हैं। इसका मायना क्या होगा, जो भी इंसान होगा उसको टेस्ट होने का चांस ये ज्यादा बढ़ता है। अगर डेथ हुआ तो डेथ का एट्रीब्यूशन ये कोविड की वजह से हुआ क्या, ये समझने के लिए जो टेस्ट लग रही है आरटीपीसीआर की, वो टेस्ट मिलने का चांस सेकंड वेव में हमको ज्यादा दिखता है। उसकी वजह से ये संख्या बढ़ के आती है। लेकिन आप अगर वो केस फेटेलिटी रेट को देखें तो केस फेटेलिटी रेट तो उतना बढ़ा नहीं है। दूसरी बात, ये म्यूटेंट से होता होगा ऐसे जो हम समझ रहे हैं। अभी भी ये 6 म्यूटेंट्स की जिसकी दुनिया भर चर्चा होती है, उनमें का सिर्फ एक इंग्लैंड का ही म्यूटेशन है जिसमें कोई पुख्ता सबूत ऐसे हासिल हुए हैं जिसमें यह पता चलता है कि उसमें सीवियरिटी डिसीज की ये 20% से बढ़ चुकी है। लेकिन बाकी कोई म्यूटेंट्स में इस किस्म का कोई एविडेंस न रहते हुए हमने ये सोचना कि ये वेरिएंट की वजह से हुआ है, ये शायद बराबर नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से जो टेस्टिंग का एक्सेस बढ़ा है सेकेंड वेव के टाइम पे, उसकी वजह से जो भी डेथ हो रहे हैं वो डेथ कोविड की वजह से है, दूसरे किसी चीज की वजह से नहीं है। ये हमको दिखाई दे रहा है, इसलिए संख्या ज्यादा दिख रही है। वैक्सीनेशन एक सबसे बड़ा इशू है आज की स्थिति में। भारत में अगर हम देखें तो अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो अब भी भारत में 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें सिर्फ 4.5 करोड़ के करीब लोग हैं कि जिनको दोनों डोज यानी फुल्ली वैक्सीनेटेड हम जिन्हें कह सकते हैं, वो सिर्फ उतने ही लोग हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से यह संख्या काफी कम है। ऐसे में हमारे पास क्या टाइम पीरियड है, कितने महीने में भारत में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन होना जरूरी है, और उसको लेकर आपकी क्या राय रहेगी? मेरा एक मानना है, देखिए जो भी हुआ है वो तो किसी के हाथ में नहीं है। सारे चारों तरफ से कोशिश तो काफी की जा रही है, लेकिन डोज तो ऐसे ही तैयार नहीं हो पाएंगे वैक्सीन के। और वो होने के बाद में हमको पॉपुलेशन तो इस टाइम पे सारे लोगों को वैक्सीन मिलने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, और कोई भी इसमें वैक्सीन हेजिटेंसी ये बहुत ज्यादा होगी ऐसे लग नहीं रहा है। तो हमको जितना वैक्सीन देना है उसमें हमने वो जो प्रायोरिटी वाला जो अप्रोच था, 45 साल के उम्र के ऊपर के जो लोग हैं उनको सबसे जल्दी देने की कोशिश करना है, वो हमने पहले करना है। और 18 साल से 45 तक के जो लोग हैं उनको सेकंड प्रायोरिटी रख के उनको जल्द से जल्द वैक्सीनेट करना है। अब ये कब तक होने का चांस है या कब तक होना अच्छा रहेगा, अगर अच्छा रहने की बात बोलूं तो शायद मेरे हिसाब से हमको अगर दिवाली के समय तक हम अगर ये 45 प्लस पॉपुलेशन को अगर दे पाए तो शायद, अगर गलती से तीसरी वेव आ गई, हम लोगों का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अच्छा नहीं रहा, और ये तीसरी वेव आने की वजह से जो हमको डर है कि फिर मौत का जो नाच होता है वो शुरू होएगा क्या, वो होने का चांस हम बहुत कम कर पाएंगे। और तीसरी वेव की तीव्रता अगर कम होती है तो हमको उतना डर ना हेल्थ केयर सेक्टर में हॉस्पिटलाइजेशन की उतना डर नहीं रहेगा, लोगों की मौत होने का डर नहीं रहेगा। रहा सवाल इतना ही कि नंबर ऑफ केसेस ज्यादा दिखेंगे, लेकिन जो भी नंबर ऑफ केसेस ज्यादा दिखे उनको मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल ये डिकंजेस्टेड रहेगा।